अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। उम्मीद है रोज आपको मेरी वीडियोस मिल रही होंगी और आपको अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अगर पहले से सब्सक्राइब्ड हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप इसे अच्छे तक समझ सकें और इसे दूसरों तक फैलाएं। आपके नियर बाय बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस चीज की जरूरत है। नो डाउट इंटरनेट पे बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, पर हम यहाँ मिलकर साइंस को बना रहे हैं आपके लिए बहुत ज्यादा आसान और आपके लेवल पर आकर मैं आपसे बात करूंगी, आपको समझाऊंगी। अगर आपको किसी टॉपिक में किसी किस्म का मसला हो, आप कोई टॉपिक मुझसे पहले पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो है वो वीडियोस क्रिएट करूंगी। तो मैं पहले 10th की वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर रही थी एंड देन कमेंट्स मुझे आए कि 9th क्लास के लिए भी वीडियोस जो है जनरेट करें, स्पेशली बायोलॉजी के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें सबसे पहले आपको आज बायोलॉजी की किताब मिली है और आप ये जानने वाले हैं कि ये बायोलॉजी की किताब में हम आखिर क्या पढ़ने वाले हैं, ये पूरी किताब में आखिर क्या क्या चीजें हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट लेंगे अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का, जो है साइंस, क्योंकि आप लोगों ने रखी है साइंस, आप लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। तो साइंस क्या है? साइंस तो बहुत सारे नॉलेज का एक मजमूआ है जिसमें किसी भी किस्म के इल्म को हासिल करने के लिए सबसे पहले आप हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात, चीजें नोट करते हैं। उसमें आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, देखने की, सूंघने की, चखने की, डिफरेंट कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनसे कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, देन फाइनल कंक्लूजन देते हैं कि ये चीज ऐसे है तो ऐसे क्यों। तो साइंस एक सिस्टमेटाइज नॉलेज है, बहुत बड़ा नॉलेज है और इसकी बेशबहा ब्रांचेज हैं। आप लोगों के हाथ में जो बुक्स आई हैं उसमें आप कंप्यूटर साइंस भी है, बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी। तो ये जो किताब आपके हाथ में आ गई है बायोलॉजी की, इस बायोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है, बायोलॉजी है क्या? हम कहते हैं कि जो आपके पास बायोलॉजी है ये दो लफ्ज से मिलकर बनी है, बायो एंड लॉजी। बायो मीन लिविंग, कोई भी जिंदा चीज, वो कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई पौधा, कुछ भी हो सकता है। और लोगोस का मतलब है थॉट, सोचना, रीजनिंग, वजह तलाश करना। इंसान सांस ले रहा है कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, हम देख रहे हैं तो कैसे, हम सूंघ रहे हैं तो कैसे, हम चल रहे हैं तो कैसे, मसल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो कैसे। हर चीज का सवाल साइंस के अंदर जो है तलाश किया जाता है। तो बायोलॉजी हम क्या कहेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ऐसी ब्रांच इन विच वी स्टडी लिविंग थिंग्स, जिसमें हम जिंदा चीजों के बारे में पढ़ें, उन पर सोच विचार करें कि ये कैसे रहते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बॉडी कैसे बनी है, क्या क्या काम करते हैं, ये सब कुछ पढ़ें। तो वो सब चीजें हमारे पास आएंगी बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है कि बायोलॉजी की तो बेशबहा बहुत सारी ब्रांचेस हैं कि आप ये कह लें कि हमारी टॉपिक हमारी आपस में गुफ्तगू खत्म हो जाए, पर बायोलॉजी की जो डाइवर्सिटी है कि वो इतनी कदर फैली हुई है वो खत्म नहीं हो सकती। तो ब्रॉडली सबसे पहले हम बायोलॉजी को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा हमारे पास कहलाता है जूलॉजी, दूसरा हिस्सा कहलाता है बॉटनी और तीसरा हिस्सा कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी 3 किस्म में हमने इसको तकसीम कर दिया, ब्रॉडली उठा के पूरी बायोलॉजी के 3 हिस्से बना दिए। पहला जूलॉजी, जूलॉजी लॉजी वर्ड बायोलॉजी में भी था, ये तो थॉट के लिए, रीजनिंग के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। जूलॉजी में स्टार्टिंग वर्ड है जू, जू में होते हैं जानवर। तो अगर हम एनिमल्स की स्टडी करें तो वो आ जाएगा जूलॉजी में। बॉटनी, अगर हम प्लांट्स की स्टडी करें तो वो आ जाएगा बॉटनी में। और अगर हम लोग स्टडी करें ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, ऐसे जानदार की that cannot be seen with naked eye, जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कुछ फंजाई की स्पीशीज जिनको हम नहीं देख सकते, वो आपके पास आ जाएंगे हमारी माइक्रोबायोलॉजी में। अब ये तो मेन ब्रांचेस थी, तो अब हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की मजीद कई ब्रांचेस जिनको हम लोगों ने बनाया है इस चीज पर डिपेंड करते हुए कि हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं या हम कौन सा काम कर रहे हैं।
अब एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हिस्से में जो सी चीजें हम स्टडी कर रहे हैं उस लिहाज से हमने इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बनाई हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्रॉडली के अलावा अगर हम बहुत कीनली बहुत ज्यादा घुसकर देख रहे हैं कि बायोलॉजी की मजीद और कौन सी ब्रांचेस हैं, तो कितनी ब्रांचेस हैं और वो हर ब्रांच किस किस लेवल को डील कर रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी नंबर 1 ब्रांच से। आपके पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फा वर्ड है स्ट्रक्चर से, साख से। किसी भी चीज का फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर अगर पता लगाना हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके लिए जिस ब्रांच का हम इंतखाब करते हैं उस ब्रांच का नाम है मॉर्फोलॉजी। हमारे अंदर मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नली बाहर की तरफ अगर मैं साख देखूं, हमारा हेड है, हमारी 2 आईज है, हमारे नोज है, हमारे ईयर है, हमारे लिप्स हैं, टीथ हैं, जॉ बोन है, नेक है, 2 बाजू हैं, आर्म्स हैं, हमारे हैंड्स हैं, 5 फिंगर्स हैं। ये हमारी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है। इसमें से कम हो जाना या फिंगर्स का ज्यादा हो जाना, दैट इज एबनॉर्मेलिटी। बट अगर मैं एक इंसान की बात करूं या किसी स्पेसिफिक जानवर की बात करूं तो हर एक की अपनी कंस्ट्रक्शन है। एक डॉग, एक कुत्ता बिल्ली जैसा नहीं दिख सकता, बिल्ली कुत्ते जैसे नहीं दिख सकती, बिल्ली कबूतर जैसे नहीं दिख सकती। हर जानदार की अपनी एक साख्त है, ठीक। तो उस लिहाज से जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। सेकंड हमारे पास चीज आती है एनाटॉमी। सेकंड ब्रांच है एनाटॉमी। जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हो रही है। अब मेरे इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो ऑर्गन छुपे हुए हैं उनमें क्या है, मेरा ब्रेन है जो कि यहाँ पे महफूज है, मेरी रीढ़ की हड्डी में मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, मेरा हार्ट है, दिल है, मेरे फेफड़े हैं, लंग्स, मेरी किडनीज हैं, मेरा स्टमक है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो जब हम बॉडी के इंटरनल अंदर वाले स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है एनाटॉमी। थर्ड हमारे पास ब्रांच आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टो में हम लोग टिश्यूज की स्टडी करते हैं, बिकॉज अब सेल लेवल की बात नहीं हो रही, सेल से छोटे आपके पास लेवल पे आ जाए जिसमें हम कह लें कि छोटा छोटा सेल जो कि हमें तो दिखता भी नहीं है। तो हर सेल तो अपने हिस्से का काम करता ही है, लेकिन वो सेल जब मिलकर काम कर रहे होते हैं, आपस में एक जैसे काम करने वाले सेल्स मिल जाएं, मिलकर काम करें तो वो बनाते हैं टिश्यूज। तो जब हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास हिस्टोलॉजी। नंबर 4 आपके पास आती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, बायो तो लिविंग है, सेल तो लिविंग सेल की बात हो रही है। लिविंग सेल का स्ट्रक्चर देखना, उसका फंक्शन देखना, उसकी क्या क्या और जरूरियात है उनको देखना, सेल बायोलॉजी कहलाता है। मेरी आंखों के सेल्स का काम है देखने में हेल्प करना, मेरी नाक के सेल्स का काम है सूंघने में हेल्प करना, जुबान के सेल्स का काम है चखने में हेल्प करना, स्टमक के सेल्स का काम है डाइजेशन में हेल्प करना, मेरे स्किन के सेल्स का काम है मुझे प्रोटेक्शन देना। बाहर जितने भी हार्श कंडीशन आ जाए, बहुत ज्यादा ठंड आ जाए, बहुत ज्यादा गर्म आ जाए, कोई चीज चुभ जाए, कोई चीज कट लग जाए, अंदर वाले ऑर्गन्स को बचाना। तो सेल के जब स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी की जाएगी तो वो हमारे पास कहलाएगा सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक और इंपॉर्टेंट ब्रांच फिजियोलॉजी। आप फिजिकल स्ट्रक्चर्स देखें कि फिजिकली हमारे अंदर जाहिरी साख्त में किस ऑर्गन का क्या काम है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। टांगे हमारे चलने के लिए, हाथ हमारे किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, खाना खाने के लिए, लिखने के लिए हैं, आंखें हमारे देखने के लिए हैं। जानवरों में बात करें, उनकी दुम में बंदरों को देख लें, वो अपने टेल से लटकने का काम लेते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म में अपने किसी ना किसी ऑर्गन का कोई ना कोई काम है। आप कैंगरू को देख लें, उसके पास पाउच है, थैली है, उसका बच्चा उसके अंदर होता है, वो जब चाहे बाहर निकल के खेल लेता है, खा पी के फिर अंदर पाउच में चला जाता है। तो पाउच उसके बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए है ताकि उसको लेकर रन कर सके। तो हर स्ट्रक्चर का फिजिकली कोई ना कोई काम है। अगर आप बिल्लियों को कभी गौर से देखें तो वो जहां खड़ी होती हैं, अगर हम कुछ शोर करें, हल्का सा ये चीज लगाए, तो खुद तो वो स्टैटिक नहीं है, लेकिन उनके जो ईयर्स हैं वह हल्के से ऐसे ऐसे मूव करते हैं। तो आप ये चीजें अपनी डेली लाइफ में नोट किया करें। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है जेनेटिक्स। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे जो मेजर चीज होती है जेनेटिक्स में, उसमें हम देखते हैं जीन्स, जो कि हमें विरासती तौर पे आई हैं, हमारे माँ से भी और हमारे बाप से भी, और हमारे माँ बाप में उनके माँ बाप से जीन्स आई हैं। तो हमारे अंदर तो वैरायटी आई, हमारे फादर के अंदर उनके माँ बाप से जीन्स आई, मदर के अंदर उनके माँ बाप से आई, उनके मिक्सचर से हमारे अंदर जीन आई। तो इन जीन्स का हमारी इनहेरिटेंस में क्या किरदार है? इनहेरिटेंस का होता है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग।
खसूसियात का वालिदैन से उनकी औलाद में मुंतकिल होना कहलाता है इनहेरिटेंस। समटाइम ऐसे होते हैं, एक औरत के अगर 2-3 बच्चे हैं तो कोई बाप पे गया, कोई माँ पे गया, बाल बाप पे चले गए तो आंखें माँ पे चली गई, डिफरेंट आपके पास चीजें हैं, कोई माँ पे चल जाती है, कोई बाप पे चल जाती है। तो ये जो खसूसियात का मुंतकिल होना है माँ से बाप से बच्चों के अंदर, ये कहलाता है इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आपके पास जो चीज आती है ब्रांच में हम बात करें तो वो है आपके पास एम्ब्रियोलॉजी। आई नो कि टॉपिक लेंथी है बट एग्जॉस्ट नहीं होना, ये आपका इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, आपका फर्स्ट टॉपिक है। आप इसमें अपना जज्बा जो है वो बना कर रखें ताकि आज इसको समझेंगे तो समझ सकेंगे कि मैं आगे पूरी बायोलॉजी में क्या पढ़ने वाला या पढ़ने वाली हूँ। सो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। अगर हम एम्ब्रियो की स्टडी करें, उसकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखें तो वो स्टडी हमारे पास कहलाएगी एम्ब्रियोलॉजी। जैसे हम एक सिंपल बात करते हैं ना, बटरफ्लाई है, उसने अंडा दिया तो आगे क्या बनता है, एग बनता है, लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, फिर बटरफ्लाई। तो हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस देखी, सीधा अंडे से तितली तो नहीं बन गई, उसको 2-3 स्टेजेस से गुजरना पड़ा। इसी तरह से जानवरों में भी, इंसानों में भी फौरन से बच्चा तो नहीं पैदा हो गया, एम्ब्रियो बना, देन 9 मंथ का उसने प्रॉपर टाइम लिया और हर मंथ में उसके अंदर खास किस्म की चेंजेस आई। तो ये जो नशोनुमा की चेंजेस थी, जो डेवलपमेंटल चेंजेस थी, इनकी स्टडी कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। इवन एक अंडे से चूजा बनना 21 दिन का अमल है, तो हर दिन में कोई ना कोई चेंज आया, तो इसकी स्टडी करना आपके पास जो है एम्ब्रियोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है आपके पास टेक्सोनोमी। जब हम टेक्सोनोमी की बात करते हैं तो भाई हम कहते हैं कि जी जिंदा चीजें तो बहुत सारी, इनकी गिनती करना तो बहुत मुश्किल है, क्या हम इन सबको अकेले अकेले जाके पढ़ेंगे, एक एक करके जाके पढ़ेंगे? नहीं, हम इन सबको एक एक करके नहीं पढ़ेंगे। इंस्टेड हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटी यानी एक जैसी खसूसियत, डिससिमिलैरिटी यानी अलग अलग खसूसियत की बिना पर हम उनके नेम्स भी रखते हैं, हम उनकी ग्रुपिंग्स भी करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म के नाम रखने का, उनके ग्रुप बनाने का अमल है, उनको स्टडी करने के ताकि हमें आसानी हो सके, इस चीज को कहा जाता है टेक्सोनोमी। नेक्स्ट आपके पास है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी में आप स्टडी करते हैं फॉसिल्स को। फॉसिल्स, लास्ट फॉसिल को उर्दू में कहते हैं बकाया जात। बकाया जात आपके पास वो हैं कि ऑर्गेनिज्म मर गया, पीछे जो रह गया उसका, वो उसके बकाया जाते हैं। ये नहीं है कि आप एक मुर्गे को दफना किया है तो महीने 2 महीने बाद गए, वहां हड्डियां मिली थी, आप कहें मुझे इसके फॉसिल्स मिल गए। नहीं, फॉसिल्स वो हैं जिसको इन्वायरमेंट, माहौल और केमिकल डिग्रेडेशन हो, केमिकली सारे रिएक्शन और सब कुछ हो, फिर भी तकरीबन 10,000 साल बाद भी जमीन में या कहीं पर भी उसका कुछ बच जाए उसके मरने के बाद भी, तो वो फॉसिल डिक्लेयर होता है। जैसे आज भी साइंसदानों के पास डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं और वो उन फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं कि डायनासोर पुराने जमाने में कहाँ, किन इलाकों में पाया जाता था, किस तरह का खाना खाता था, इसकी उम्र कितने साल थी जब इसकी डेथ हुई, रीजन ऑफ डेथ क्या थी, हर चीज आजकल तो फाइंड आउट की जा सकती है। तो ये सारा कुछ पैलेंटोलॉजी में होता है। नेक्स्ट है आपके पास ई बायोलॉजी। ई बायोलॉजी का पूरा नाम है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसको ई बायोलॉजी आपने नहीं लिखना, मेरे पास स्पेस शॉर्ट थी तो मैंने शॉर्ट में उसको ई बायोलॉजी लिख लिया। आप ऑर्गेनिज्म का उसके माहौल के साथ, एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक अगर स्टडी करेंगी तो वो कहलाएगा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। टाइगर का एनवायरनमेंट है जंगल, मछली का एनवायरनमेंट है उसका पानी। तो आप इनके एनवायरनमेंट नहीं बदल सकते। मैं मछली को जंगल में रहने को नहीं कह सकती, टाइगर को पानी के अंदर रहने को नहीं कह सकती, हर एक का अपना एनवायरनमेंट है। सो जब आप एक जानदार का उसके एनवायरनमेंट के साथ स्टडी करते हैं कि ऐसी क्या खसूसियात हैं जो इस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं कि ऑर्गेनिज्म इसमें जिंदा भी रह रहा है और आगे नशोनुमा भी पा रहा है, ये सारी चीजें आप स्टडी करते हैं तो वो आता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट आपके पास ब्रांच आती है सोशियो बायोलॉजी। जब आप ऑर्गेनिजम्स के, तमाम जानदारों के अपने एनवायरनमेंट में या अपने दूसरे एनवायरनमेंट में दूसरे जानदारों के साथ, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशनशिप्स देखते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स देखते हैं, तो वो आपके पास कहलाता है सोशियो बायोलॉजी। सोशल रिलेशनशिप्स आप देख रहे हैं जिसकी वजह से वो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। बहुत आपको एक आराम से एग्जांपल बता दूं, या जर्नल से हम एग्जांपल ले लें तो आपके पास बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जैसे मेथी वगैरह, उसकी जो जड़ें होती हैं
उन जड़ों के नीचे, अगर ये जमीन है, ये नीचे जड़ें जो हैं ग्रो कर रही हैं, तो कुछ स्वेलिंग्स होती हैं। ये जो स्वेलिंग्स होती है, मोटे मोटे हिस्से होते हैं, इन्हें कहते हैं नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स। इसके अंदर खास किस्म के बैक्टीरिया रहते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है ना, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, लेकिन पौधा तो अपनी खुराक तैयार कर सकता है। तो ये दोनों आपस में डील कर लेते हैं कि तुम मुझे खुराक तैयार करके दो और मैं बदले में क्या करूंगा, एनवायरनमेंट में जो मौजूद नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके नाइट्रेट्स बना के तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, ताकि तुम्हें न्यूट्रिशन में और बहुत सारे कामों में आसानी मिले। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट रिलेशनशिप्स बना लेते हैं। ऐसा इंसानों के भी कुछ जानवरों के साथ, जानवरों के भी दूसरे जानवरों के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं। लेटर ऑन आप इनके बारे में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है आपके पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो सिंपल हम कहते हैं हम पैरासाइट्स को पढ़ रहे हैं। व्हाट आर पैरासाइट्स? कौन है पैरासाइट्स? किनको पढ़ रहे हैं? पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म, वो जानदार है दैट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो रहते दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर है, एंड इन गेट फूड फ्रॉम देयर, वहां से खाना ले रहे हैं, एंड शेल्टर, वहीं से पनाह ले रहे हैं, रहवा रहे हैं, खावा रहे हैं, और बदले में इन रिटर्न हार्म देम, उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है आपके पास पैरासाइट्स। इंसानों के सरों में जुएं देख लें, हमारे बालों में रह रही हैं, हमसे शेल्टर ले रही हैं, हमारा ही खून पी रही हैं, बदले में हमें ही नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक हो गया? इसी तरह से और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास पैरासाइट की। मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल समझाई जो कि आप जल्दी समझ लें। आपके पास थर्ड एग्जांपल आती है बायोटेक्नोलॉजी। आप जो छोटे वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके, ये नहीं कि स्टडी के लिहाज से, प्रैक्टिकली उसको अपने सामने अमली तौर पर इस्तेमाल करके इंसानियत के फायदे के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, कोई काम करें, कोई इन्वेंशन करें, कोई चीज बनाएं, तो वो आपके पास कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे आपके पास यीस्ट है, मार्केट में अवेलेबल होता है, आप पिज्जा की डो है उसमें डलता है, केक है उसमें डलता है, ठीक है, ब्रेड बनानी है उसमें डलता है, और वो कैसे फूल जाती है। तो आपने यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका इस्तेमाल करके हमारी फूड के लिए बहुत सारी चीजें बनाई। आपके पास दूध है, आप उसमें थोड़े से दही की जाग लगाते हैं, वो सारा दूध ही दही बन जाता है। तो ये भी हमने एक अलग न्यूट्रिशियस चीज जो है ना, ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज जो है तैयार कर ली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से। तो इससे हम और बहुत सारी दवाइयां भी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। ये चीज आपके पास आती है बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट आपके पास ब्रांच है नंबर 14, ब्रांच आपके पास है इम्यूनोलॉजी। जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं कि जो उसका कुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने का सिस्टम है, उनसे बचने का और उन पर रिएक्शन देने का जो सिस्टम है उसकी स्टडी करें, तो वो कहलाता है इम्यूनोलॉजी। कि भाई अगर हमारे अंदर कोई बाहर का जर्म्स आ जाते हैं तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, या वो हमें बचाती है या वो जरा से इनको हमारे ऊपर हावी होने देती है ताकि हम बीमार हो जाएं। तो हम ये इम्यूनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास ब्रांच आती है एंटोमोलॉजी। व्हेन यू पीपल, जब आप लोग स्टडी इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, हशरात की स्टडीज करते हैं, तो वो आपके पास कहलाती है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास नंबर 16। नंबर 16 ब्रांच में आपके पास है फार्माकोलॉजी। जब आप फार्मेसी में क्या अवेलेबल होता है? दवाइयां। उन दवाइयों से हम क्या ठीक करते हैं? अपनी बीमारियां। तो जब आप कोई ड्रग से मुराद ये नहीं जो नेगेटिव चीज ली जाए, ड्रग से मुराद है कि कोई भी मेडिसिन, कोई दवाई लें, इसका बॉडी पे क्या फर्क है, क्या असर है, इसकी स्टडी करें, तो वो आता है फार्माकोलॉजी में। मेरे सर में दर्द हो रही है तो मैं सर दर्द की दवाई खाऊंगी, घुटने की दर्द की दवाई खाने से मेरा सर का दर्द ठीक नहीं हो जाएगा। हर चीज के लिए एक अलग दवाई है, उसका अलग एक्शन है। जब आप इसकी स्टडी करते हैं तो कहलाता है फार्माकोलॉजी। लास्ट आपके पास आती है नंबर 17 पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उन मॉलिक्यूल्स के जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास ग्लूकोज है, हमारे अंदर प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। जैसे जो हमारा डीएनए है जिससे हम मिलकर बने हैं, डीएनए ना होता तो हम भी वजूद में ना आते।
उन सारे मॉलिक्यूल्स की आप स्टडी करते हैं तो वो आपके पास कहलाता है जो हमने लास्ट इसकी ब्रांच डिस्कस की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये थी आपके पास बायोलॉजी की ब्रांचेस, जिसमें आज पहले ही दिन आपको पता लग गया कि अगले 2 साल 9th और 10th में आप बायोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी में आपको किन किन टॉपिक्स का सामना करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आप इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा तरीकाकार भी आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई स्टूडेंट फुल इंग्लिश में मुझसे लेक्चर लेना चाहता है, इफ यू वांट अ लेक्चर इन फुल इंग्लिश लैंग्वेज, देन प्लीज मेंशन मी इन अ कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लेक्चर लेना चाहें। मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज उर्दू इंग्लिश मिक्स में आपको लेक्चर गिवन कर रही हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहे और आप दूसरों तक भी मेरा मैसेज पहुंचा सकें। अगेन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।